पार्ट नंबर 13, पेशकश मीरे कारवान। मेरे दोनों पैर करीब करीब चट्टान पर जमे हुए थे। फिर मैं सीधा हड़बड़ाकर उठ बैठा। इस जगह से तकरीबन 1 फुट ऊपर अपना पैर रखा, फिर दूसरा पैर उससे 1 फुट ऊपर ले गया। ऐसा करते हुए मेरा तमाम तरबोझ झाड़ी पर पड़ रहा था। मैंने सीधा पैर मजीद ऊपर बढ़ाया तो मुझे हल्का सा झटका लगा। साथ ही मुझे अपना दिल सीने की बजाय कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। झटका लगने से मैं कुछ नीचे आ गया था। झाड़ी की जड़ें हिल गई थी। मेरे जिस्म के मसाम एक मर्तबा फिर तेजी से पसीना उगलने लगे। मैं बेहिस्सो हरकत हवा में और गहरे गहरे सांस लेने लगा। अगर मैं चट्टान पर पैर जमाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो सारा बोझ झाड़ी पर पड़ता और झाड़ी की जड़ें उखड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती। वैसे भी मेरा बोझ झाड़ी पर था। जड़ें हिल चुकी थी और झाड़ी किसी भी लम्हे अपनी जगह छोड़ सकती थी। मुझे अपने चारों तरफ मौत के साए रक्स करते हुए नजर आ रहे थे और बमला के चीखने की आवाजें इन लम्हात को और भी संगीन बना रही थी। वो अब भी गंगोली चौधरी को इस जगह से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मेरे पास ची की वो पुरस्कार कुव्वत मौजूद थी जो ऐसे मौके पर मेरी मदद कर सकती थी। मुझे शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग के दौरान में मास्टर हिंग पाई की सुनाई हुई वो कहानी याद आ गई कि किस तरह जमाना कदीम में बुद्ध भिक्षु परिंदों की पुष्ट पर बैठकर सफर किया करते थे और परिंदे को इसका एहसास भी नहीं होता था कि उनके ऊपर कोई बोझ लदा हुआ है। उन भिक्षु के पास ची की कुव्वत थी और वो इससे काम लेना जानते थे। ची की वो पुरस्कार कुव्वत मेरे पास भी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस दर्जे तक पहुंच सका हूं जिस पर जमाना कदीम के वो भिक्षु फाइज थे। बहरहाल मैंने अपने अंदर की उस पुरस्कार कुव्वत को आजमाने का फैसला कर लिया। उस वक्त मेरे जिस्म को एक और हल्का सा झटका लगा। झाड़ी की जड़ों से चंद इंच और जगह छोड़ दी थी। मैंने आंखें बंद कर ली। अपने अंदर उस पुरस्कार कुव्वत को आवाज देने के लिए मुराकबा और इर्तिकाज जरूरी नहीं था और मुझ जैसे शख्स के लिए यह भी जरूरी नहीं था कि मुराकबे के लिए किसी जगह स्टांस बनाकर बैठा जाए। मैं तो अपनी किसी भी मसरूफियत के दौरान में चंद लम्हों के लिए भी मुराकबा में जा सकता था और इस वक्त मुझे मायूसी नहीं हुई। बहुत मामूली से अंदाज में हरकत करती हुई झाड़ी रुक गई। मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा। उस लम्हे को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा वजन ही खत्म हो गया हो और मैं हल्के फुल्के कागज की तरह लटका हुआ हूँ। बेवजनी की ये कैफियत मुझे बहुत अजीब सी लगी। गंगोली ने बमला को एक बार फिर दूर झाड़ियों में उछाल दिया था और वो दोबारा मेरे हाथों पर ठोकरें बरसाने लगा और मैं उसकी ठोकरें बर्दाश्त करता रहा। बमला उठकर चीखती चिल्लाती इधर उधर दौड़ रही थी। उसे किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिससे गंगोली चौधरी पर हमला कर सके। वो एक पौधे का डंडा नुमा शाख को पकड़कर जोर जोर से झटके देने लगी, लेकिन वो शाख टूटकर ही नहीं दे रही थी। उस शाख को छोड़कर पागलों की तरह चीखती हुई वो एक बार फिर इधर उधर दौड़ने लगी और बिलाहिर एक बड़ा सारा पत्थर दोनों हाथों में उठाकर गंगोली चौधरी की तरफ लपकी। पत्थर हासा बड़ा था और बमला ने अक्लमंदी ये की कि गंगोली की तरफ आते हुए उसने चीखना बंद कर दिया था, लेकिन गंगोली चौधरी भी गाफिल नहीं था। आहट पाकर वो तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन इस दौरान भी बमला हमला कर चुकी थी। गंगोली चौधरी ने झुकाई देकर बचने की कोशिश की, मगर पत्थर उसके सर पर लगा। वो चीखता हुआ दोनों हाथों से सर पकड़कर दोहरा हो गया। उसके सर से खून बह निकला। बमला ने उसे जोरदार लात रसीद कर दी। वो लड़खड़ा कर गिरा और दूसरी तरफ की ढलान पर पौधों की तरफ लुढ़कता चला गया। आओ आओ हिम्मत सिंह,
मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। बमला ने झुककर हाथ आगे बढ़ाया। मैं उसके साथ उसका हाथ पकड़ लिया। बमला सीने के बल लेट गई थी और मुझे ऊपर खींचने लगी। मेरा ऊपर का धड़ चट्टान पर पहुंच गया। मैंने झाड़ी को कुछ और पीछे की तरफ पकड़ लिया और ऊपर आने के लिए जोर लगाने लगा। मेरी टांगे अभी तक नीचे लटकी हुई थी कि गंगोली चौधरी वहशी की तरह चीखता हुआ हमारी तरफ लपका। उसने बमला को टांगों से पकड़ लिया और उसे खड की तरफ धकेलने लगा। शायद उसने सोचा कि हम दोनों को खड में धकेल कर मौत की गाड़ उतार दिया जाए। बमला, मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने चीख कर कहा। बमला ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने झाड़ी को दोनों हाथों को मजबूती से पकड़कर अपने आप को झटका दिया। दूसरे ही लम्हे में ऊपर आ चुका था। गंगोली चौधरी अब भी बमला को टांगों से पकड़कर खड की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था और बमला बुरी तरह चीख रही थी। मुझे संभलने में सिर्फ 1 सेकंड लगा। उस झाड़ी को छोड़ते ही मैं अपने आप में आ गया। यूं कहिए कि मेरी बेवजनी की कैफियत खत्म हो गई थी। गंगोली चौधरी बमला की टांगे पकड़े किसी कदर आगे को झुका हुआ था। उसके सर से बहते हुए खून ने उसके चेहरे के कुछ हिस्से को भी तर कर दिया था, जिससे उसका चेहरा कुछ और भी भयानक हो गया था। मैंने बड़ी तेजी से अपनी जगह से हरकत की और दुम्बे की तरह उसके पेट में जोरदार टक्कर मारी। गंगोली चौधरी डगराता हुआ पीछे गिरा और लुढ़कता हुआ झाड़ियों में जा गिरा। मैंने भी छलांग लगा दी। हम दोनों एक बार फिर एक दूसरे को रगीदने लगे। गंगोली ने एक मौके से फायदा उठाया और मेरे सीने पर सवार होकर दोनों हाथ मेरी गर्दन पर जमा दिए। उसके अंगूठे मेरे नरहरे पर थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुर्राया। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरे सारे दोस्त खत्म हो गए। मेरा राज खत्म हो गया। सैकड़ों मील तक मेरी दहशत थी। बड़े बड़े सूरमा मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते थे। लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस छोकरी को भी जहन्नम में पहुंचा दूंगा। मेरे नरहरे पर उसके अंगूठों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गंगोली चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी बढ़ती जा रही थी और फिर उसके पीछे बमला को देखकर मैं चौंक गया। उसे कहीं से एक मोटी सी लकड़ी मिल गई थी, जिसे उसने दोनों हाथों में पकड़ा सर से ऊपर उठा रखा था। मेरी नजरों से गंगोली चौधरी ने किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया। उसने गर्दन घुमाई। बमला इस दौरान में हमला कर चुकी थी। गंगोली का सर भी टूट गया। लकड़ी का वार उसके बाएं कंधे पर पड़ा था। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। अपनी गर्दन आजाद होते ही मैंने उसकी कलाई छोड़कर उसके जबड़े पर जोरदार घूंसा मार दिया। उसके साथ ही बमला ने भी दूसरा वार कर दिया और ये वार भी गंगोली के बाएं कंधे पर ही पड़ा था। वो बिलबला उठा। मैंने उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और फिर बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। गंगोली चौधरी ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। इस वक्त बमला उस पर तीसरा हमला करने की कोशिश कर रही थी। गंगोली ने अपने सर की तरफ आने वाली लकड़ी को एक हाथ में रोक लिया और दूसरे हाथ से बमला के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बमला चीखती हुई गिरी। गंगोली ने उसके हाथ से छीनी हुई लकड़ी से मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। मेरे दोनों पैर उसके सीने पर लगे और वह चीखता हुआ पुश के बल गिरा। मैंने दोबारा उस पर छलांग लगा दी, लेकिन मेरा पैर झाड़ी में उलझ गया और मैं लड़खड़ा कर गिर गया। हिम्मत सिंह, ये हंजर लो और इस वैश्य के टुकड़े टुकड़े कर दो। बमला की चीखने की आवाज सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। उसे कहीं से गंगोली चौधरी वाला हंजर मिल गया था, लेकिन मुझसे पहले गंगोली चौधरी ने बमला पर छलांग लगा दी। उसके पेट में गंगोली की ठोकर बहुत जोरदार पड़ी थी। वो चीखती हुई दोहरी होकर गिरी। हंजर भी उसके हाथ से छूट गया था। गंगोली हंजर की तरफ लपका। मैंने उस पर छलांग लगा दी।
हंजर गंगोली के हाथ में आ चुका था। उसने बड़ी तेजी से एक तरफ लौट लगा दी। मैं अपनी ही झोंक में मुंह के बल गिरा। अगर मैं दोनों हाथ जमीन पर ना टिका देता, मेरे दांत टूट जाते। गंगोली ने हंजर से मुझ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी टांगों को हरकत देकर उसकी गर्दन को पैरों की कैंची में ले लिया। उसका हंजर वाला हाथ उठे का उठा रह गया। बमला एक बार फिर लकड़ी उठाकर चीखती हुई उसकी तरफ लपकी, लेकिन उसी लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर वो रुक गई और उस तरफ देखने लगी। उन कदमों की आवाजों से मैं भी चौंक गया। अगर वो गंगोली चौधरी का कोई साथी हुआ तो फिर हमारी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। मैंने आवाज की समझ देखा और उसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। मेरा दिल उछलकर हरक में आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे पुलिस इंस्पेक्टर विनोद पांडे झाड़ियों से बरामद होते देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने गंगोली चौधरी की गर्दन अब भी टांगों की कैंची में ले रखी थी और मेरी इसी दाव की वजह से वो अब तक हंजर से मुझ पर हमला करने में कामयाब नहीं हो सका था। गंगोली चौधरी, इंस्पेक्टर विनोद पांडे ने चीखती हुई आवाज में कहा। वो हमसे तकरीबन 10 गज दूर रह गया था। उसके पीछे एक कांस्टेबल भी था। इंस्पेक्टर विनोद पांडे यही चाहता था कि गंगोली इस वक्त मुझ पर हावी ना हो और किसी भी वक्त गंगोली चौधरी हंजर से मुझ पर वार करके मेरा हाथमा कर सकता था। मार दो गोली इस हरामी को, खत्म कर दो इसे। बमला चीखती हुई इंस्पेक्टर की तरफ दौड़ी और उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। शायद वो खुद गंगोली को गोली मारना चाहती थी। इंस्पेक्टर ने इसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। गंगोली चौधरी गर्दन छुड़ाने के लिए अपने आप को झटके देने लगा, मगर मैंने अपनी टांगों को पूरी कुव्वत से बाएं तरफ झुकाया। गंगोली भी उसके साथ ही झुकता चला गया और फिर मैंने एक जोरदार झटका देकर अपनी टांगे उसकी गर्दन से अलग कर दी। गंगोली कराहता हुआ उलट गया। मैं उठकर तेजी से एक तरफ आ गया। गंगोली में उठने में देर नहीं लगाई। गंगोली चौधरी, इंस्पेक्टर पांडे ने चीख कर कहा, तुम्हारे सारे साथी खत्म हो चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं। हंजर फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गंगोली चौधरी कोई कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम पट्टा डाल सको। गंगोली के मुंह से भेड़िए किसी का राहत निकली। गंगोली चौधरी शेर है और शेर आजाद रहना जानता है। उसे जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। तुम्हारे बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर ने फिर चीख कर कहा, मार दो इसे गोली मार दो इंस्पेक्टर। बमला चीही, ये इंसान नहीं भेड़िया है। इसने हमारे सामने कई आदमियों को मौत के घाट उतारा है। मार दो इसे, गोली मार दो। मैंने बड़ी मुश्किल से बमला को गिरफ्त में ले रखा था। गंगोली चौधरी का खून आलूद चेहरा बहुत भयानक हो रहा था और उसके होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। गंगोली चौधरी ने अपने फरार के रास्ते को हमेशा महफूज रखा है। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। वो 2 कदम और पीछे हट गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो क्या करना चाहता है। बातें करते हुए उसने हंजर को नोक की तरफ से पकड़ लिया था और फिर हिलाफे तवक्का उसने हंजर पूरी कुव्वत से हमारी तरफ खींच मारा। मैंने बमला को धकेलता हुआ एक तरफ गिर गया। हंजर जन्नाटे की आवाज से हमारे सरों के ऊपर से होता हुआ पीछे खड़े हुए कांस्टेबल के हलक में प्रविष्ट हो गया। बैक वक्त 2 चीहों और एक फायर की आवाज सुनाई दी। एक चीख उस कांस्टेबल की थी जिसके गले में हंजर पेवस्त हुआ था। दूसरी गोली इंस्पेक्टर पांडे ने चलाई थी और दूसरी चीख गंगोली चौधरी की थी, जो इंस्पेक्टर की गोली लगने से या वैसे ही लड़ खड़ाकर नीचे खड्डे में गिर गया था। उसकी चीख की बाज गश्त अब भी सुनाई दे रही थी और फिर बद की जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं बमला को छोड़कर चट्टान के किनारे की तरफ लपका और झांक कर नीचे देखा तो मेरी रूह तक कांप उठी। तकरीबन 100 फुट नीचे पत्थरों पर गंगोली चौधरी की खून में लथपथ लाश पड़ी थी।
वो लाश ही थी। इतनी बुलंदी से पत्थरों पर गिरने के बाद किसी का जिंदा बच रहना मुमकिन ही नहीं था। अब गंगोली चौधरी के इन अल्फाज का मतलब ही मैं समझ गया था। उसने कहा था कि गंगोली चौधरी ने अपने फरार का रास्ता हमेशा महफूज रखा है, और मुझे यकीन था कि उसने इंस्पेक्टर पांडे की गोली लगने से पहले ही खड्ड में छलांग लगा दी थी। मैं पीछे मुड़ गया। इंस्पेक्टर पांडे झाड़ी में पड़े हुए कांस्टेबल पर झुका हुआ था। हंजर अभी तक कांस्टेबल के हलक में पेवस्त था और वो ज़बा होते हुए बकरी की तरह तड़प रहा था। मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने हंजर के दस्ते पर हाथ रखकर उसे एक झटके से खींच लिया। कांस्टेबल के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो पहले से भी ज्यादा शिद्दत से तड़पने लगा। उसके पैरों की रगड़ से मिट्टी उड़ रही थी और कटे हुए हलक से हरहराहट की अजीब सी आवाजें खारिज हो रही थी। बहता हुआ खून मिट्टी में जज्ब हो रहा था और बिलाहिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मैंने खून आलूद हंजर को देखा और उसकी एक तरफ तेज धार थी और दूसरी तरफ बारीक दंदाने थे जिससे उसका नरहरा कट गया था। मैंने हंजर लाश के करीब फेंक दिया और जैसे ही सीधा हुआ, बमला चीखती हुई मुझसे लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी और उसके मुंह से खौफ की शिद्दत से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी। जब तक ये खूनी ड्रामा जारी रहा था, उस वक्त तक उसने हिम्मत कायम रखी थी। गंगोली चौधरी पर बढ़ बढ़कर हमले करती रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था और हौसले ने भी। गुजरे हुए खौफ ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। कमला ने बड़ी सख्ती से मुझे अपनी बाहों में लपेट लिया था। उसके ब्लाउज के बटन तो पहले ही टूटे हुए थे और अब गंगोली चौधरी से हाथापाई के दौरान में ब्लाउज पूरी तरह फट चुका था और उसके जिस्म के बलाई हिस्से पर और मुख्तसर सा जेरे जामा ही रह गया था। मैं कुछ देर उसके कंधे थपथपाता रहा, फिर उसे अपने से अलग करके अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पहना दी और इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखने लगा, जो कि उठकर चट्टान के किनारे की तरफ जा रहा था। मैं भी उसके करीब पहुंच गया। बमला भी मेरे साथ थी। 100 फुट नीचे पत्थरों पर पड़ी हुई गंगोली चौधरी की लाश देखकर वो मेरे साथ जुड़ गई। खत्म हो गया राक्षस, अच्छा हुआ, वो बड़बड़ाई और फिर पीछे हटने लगी। मैं और इंस्पेक्टर पांडे भी पीछे हट गए। बमला हमसे दूर हट गई और हम दोनों कांस्टेबल की लाश के करीब बैठ गए। इंस्पेक्टर पांडे का भी बायां बाजू जख्मी था, जिस पर मैला सा रुमाल बंधा हुआ था। ये क्या हुआ? मैंने पूछा। कल रात इन हरामियों में से किसी की गोली लगी थी, इंस्पेक्टर ने बताया। गोली खाल को छिलती हुई निकल गई थी। जरा और अंदर की तरफ लगती तो मेरा बाजू बेकार हो जाता, लेकिन अब क्या किया जाए। उसने कांस्टेबल की लाश की तरफ इशारा करते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। गंगोली चौधरी की लाश तो वहां गहराई में पड़ी है, उसे हम वहां से निकाल नहीं सकते। और ये, मैंने कांस्टेबल की लाश की तरफ इशारा किया, हम पता नहीं किस आबादी से कितनी दूर हैं और इस लाश को उठाकर ले जाना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारे दूसरे सिपाही कहाँ हैं? सब खत्म हो गए, इंस्पेक्टर पांडे ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, लाश को उठाकर ले जाना वाकई मुमकिन नहीं है और यहाँ भी कोई क्रियाक्रम नहीं किया जा सकता। ना ही हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है कि ज़मीन खोदकर इसे दफन कर सके और ना ही माचिस है कि इसकी चिता जला सके। यही हो सकता है कि इसको झाड़ियों से ढक दिया जाए। इसके लिए हम इस वक्त यही कर सकते हैं, मैंने कहा। इंस्पेक्टर पांडे ने तायद में सर हिला दिया और उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगा। चंद रुपयों और ड्यूटी कार्ड के अलावा उसकी जेबों में कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर ने उसकी राइफल भी उठा ली, जो खाली हो चुकी थी। हम आसपास की झाड़ियों जमा करके लाश के ऊपर डालने लगे। बमला भी अपने आप को संभाल चुकी थी और इस काम में वो हमारी मदद कर रही थी। हमने लाश पर झाड़ियों का अच्छा खासा ढेर लगा दिया था, लेकिन हमें यकीन था कि हमारे जाने के बाद ये लाश ज्यादा देर तक जंगली जानवरों से महफूज नहीं रह सकेगी। मुझे प्यास लग रही है, हल्क खुश्क हो रहा है। बमला अपने गले पर हाथ फेरते हुए बोली,
इस हंगामा आराई में वो अपनी प्यास को भूल रही थी, लेकिन अब फिर उसे प्यास लगने लगी थी। इस तरफ आओ। उस तरफ थोड़ी सी दूर एक नदी है। इंस्पेक्टर ने एक तरफ इशारा किया। उसने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया था और कांस्टेबल वाली राइफल कंधे पर लटका ली थी। इंस्पेक्टर पांडे एक तरफ पौधों पर ढलान पर उतरने लगा और मैं और बमला उसके पीछे पीछे चलते रहे। बमला ने मेरा हाथ पकड़ रहा था। तुम ठीक तो हो ना हिम्मत सिंह? वो चलते चलते मेरी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, हाथ पर जरा चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। मैंने अपना सीधा हाथ बमला को दिखाया, जिस पर गंगोली चौधरी के पैरों की ठोकरों से उंगलियों के जोड़ों की खाल उधड़ गई थी। बमला ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। चंद लम्हे उसे देखती रही। मेरा जख्मी हाथ अपने चेहरे के करीब लिया और अपने होंठ मेरे हाथ की पुश्त पर सख्त कर दिए। उस वक्त इंस्पेक्टर पांडे ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने जल्दी से बमला से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो नदी बस थोड़ी ही दूर है, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। उसके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट थी। उसने शायद बमला को मेरे हाथ पर बोसा देते हुए देख लिया था। हम तकरीबन 15 मिनट में उस नदी पर पहुंच गए। ये वही नदी थी जिससे बमला के लिए पानी लेने आया था मैं, लेकिन हम उस जगह से काफी दूर आ गए थे। यहाँ नदी के किनारे पर सायादार दरख्त भी थे। बमला नदी के किनारे पर गिर सी गई। उसने बकरी की तरह मुंह लगाकर पानी पिया, मगर इस तरह शायद प्यास नहीं बुझी थी। वो चुल्लू भर भर कर पानी पीने लगी। इंस्पेक्टर पांडे और मैंने भी शकम सेर होकर पानी पिया तो नदी के किनारे पर नढाल सी होकर बमला लेट गई और हम दोनों दरख्तों से टेक लगाकर बैठ गए। तुम वाकई हिम्मत सिंह हो, इंस्पेक्टर पांडे ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इन दरिंदों के चुंगल में फंसकर जिंदा बच निकलना वाकई तुम वाकई बाहिम्मत लोगों का काम है। मैं इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक सा गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ इंस्पेक्टर? मैंने पूछा। तुम्हारे दोस्त ठाकुर से, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। उसे जब पता चला कि तुम बमला को बचाने के लिए जंगल में घुस गए हो तो उसने हंगामा मचा दिया था। उसे धमकी दी थी कि अगर हिम्मत सिंह और बमला को कुछ हो गया तो वो किसी को चैन से नहीं बैठने देगा। उसने जयपुर में आईजी को भी टेलीफोन कर दिया और आईजी ने हुक्म दिया कि पुलिस की एक पार्टी फौरन जंगल की तरफ रवाना कर दी जाए। कुर्रा मेरे नाम निकला और मैंने 1 दर्जन मुसल्ला पुलिस वालों पर मुश्तमिल पार्टी को लेकर मौत का मुकाबला करने के लिए जंगल में दाखिल हो गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर अपनी इस मुहिम के बारे में बताने लगा। उसे ये भी बताया कि रास्ते में एक चीते ने इन पर हमला कर दिया था, जिसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। मुझे फायर और किसी दरिंदे के धाड़ने की आवाज़ याद आ गई। उस आवाज़ को सुनकर ही मैं और नारायण वहां से भाग खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर पांडे और गंगोली चौधरी के गिरोह से मुठभेड़ का किस्सा सुना रहा था और उसका तो मैं भी चश्मदीद गवाह था। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक उसके 4 आदमी तो कल सुबह ही झड़प में मारे गए थे और दिन भर लड़ाई में काम आए थे, और 4 के बारे में वो कुछ नहीं कह सकता था कि शाम का अंधेरा फैलने के बाद वो कहाँ गायब हो गए थे। उसने एक कांस्टेबल के साथ रात भर गंगोली चौधरी का ताक़ुब जारी रखा और बिलाहिर आज उस तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया था। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ हिम्मत सिंह। उसने आगे बढ़कर मेरा कंधा थपथपाया। मुझे जब पता चला कि तुम बमला को बचाने के लिए नारायण के साथ जंगल में घुस गए हो तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। एक औरत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना हमाकत ही कहला सकती है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की। इस जैसी सुंदर नारी के लिए तो कई जानें कुर्बान की जा सकती हैं। उसने खामोश होकर बमला की तरफ देखा। बमला आंखें बंद किए पुष्ट के बल घास पर लेटी हमारी बातें सुन रही थी। इंस्पेक्टर के मुंह से आ रही अल्फाज सुनकर उसने एक लम्हे को आंखें खोली। उसके होंठों पर निहायत हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। अब इंस्पेक्टर को रुदास सुनाने की मेरी बारी थी। मैंने अपनी कथा सुनाने के बाद कहा, अब क्या प्रोग्राम है? क्या तुम्हें मालूम है कि हम जंगल में किस जगह पर हैं और यहाँ से करीब तरीन कौन सी बस्ती हो सकती है?
कुछ पता नहीं, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सारसिका शहर इस जंगल के ठीक पश्चिम की तरफ है। हो सकता है आज सुबह कोई और पार्टी हमारी तलाश में भेजी गई हो, लेकिन हम इनका इंतजार नहीं कर सकते। ये जंगल मीलों में फैला हुआ है, जरूरी नहीं कि वो इस तरफ आए। अगर वो दूसरी तरफ निकल गए होंगे तो जिंदगी भर हमें तलाश नहीं कर सकेंगे। बेहतर है कि चंद मिनट सस्ताकर हम पश्चिम की तरफ अपना सफर शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि सूरज डूबने से पहले पहले हम इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर चल पड़ो, यहाँ बैठे बैठे वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, मैंने उठते हुए कहा। बमला भी उठकर खड़ी हो गई और इंस्पेक्टर पांडे राइफल उठाकर अपनी जगह से उठ गया। उसने राइफल कंधे पर लटका ली और हमारे आगे आगे चलने लगा। मैं और बमला उससे तकरीबन 5 गज पीछे चल रहे थे। नदी का बहाव भी पश्चिम की तरफ था, इसलिए हम नदी के साथ साथ चलते रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, दरख्तों का सिलसिला गुंजान होता जा रहा था। तकरीबन 2 मील का फासला तय होने के बाद नदी एकदम बाएं तरफ मुड़ गई थी। हम कुछ देर सस्ताने के लिए वहां रुक गए थे, फिर जी भरकर पानी पिया और आगे रवाना हो गए। सूरज हमारे सरों पर था। गुंजान दरख्तों की वजह से धूप अगरचे बहुत कम जमीन तक पहुंच रही थी, लेकिन हमें समत का अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हमारा रुख मगरिब की तरफ था। बमला चलते चलते एकदम करा कर रुक गई और उसने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया। वो नंगे पैर थी और उसके पैर में कांटा चुभ गया था। उसने बैठकर दोनों हाथों में पैर को पकड़ लिया और मुंह बसोरने लगी। मैं भी उसके करीब बैठ गया और कांटा निकालने के लिए जैसे ही उसके पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, वो चीख उठी, नहीं नहीं, हाथ मत लगाओ, तकलीफ हो रही है। कुछ नहीं होगा, तुम आंखें बंद कर लो, मैं एक कांटा निकालता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैंने कहा। इंस्पेक्टर पांडे भी हमसे चंद गज आगे रुक गया था। बमला ने दर्द से आंखें मीच ली। मैंने कांटे को नाखूनों में पकड़कर खींचा तो उसके मुंह से करासी निकल गई। मेरे पैर में जॉगर्स थे जो मैंने उतारकर बमला की तरफ बढ़ा दिए। लो ये पहन लो, मैंने कहा। और तुम, क्या तुम्हें कांटे नहीं चुभेंगे हिम्मत सिंह? नहीं, मैं जूते नहीं पहनूंगी, तुम पहन लो, उसने कहा। नहीं, तुम पहन लो, मैंने कहा। जल्दी करो, देर हो रही है। इंस्पेक्टर पांडे दूर खड़े दिलचस्प नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। मैंने जिद करके बमला को जॉगर्स पहना दिए और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। मेरे जिस्म पर सिर्फ जीन्स थी, पैर भी नंगे थे और जिस्म का बलाई हिस्सा भी, क्योंकि मैं अपनी टी शर्ट पहले ही बमला को पहना चुका था। बमला से तो मुझे कुछ अजीब सा लगाव हो गया था। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसके साथ भी मैं यही तर्ज अमल इख्तियार करता। इंस्पेक्टर पांडे ने अपनी रफ्तार कम कर दी थी। अब वो हमारे साथ साथ चल रहा था। उसने एक नज़र बमला को देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम इसे बहुत चाहते हो, इसीलिए तो पहले इसे अपनी शर्ट उतार कर पहनाई और अब अपने जूते भी इसे पहना दिए। दूसरों के लिए तकलीफ उठाना वाकई बड़े ज़र्फ की बात है। तुम ये मत समझना कि मुझे चूंकि बमला से लगाव है इसलिए मैंने अपनी शर्ट और जूते इसे पहना दिए। इसकी जगह कोई भी दूसरी औरत होती तो भी मैं यही कुछ करता, मैंने जवाब दिया। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस दुनिया में बिखरे हुए तमाम लोगों के दुख अपने अंदर समेट लूं, किसी की पलकों पर तैरते हुए आंसू को कतरा कतरा करके अपने दिल में उतार लूं और मेरी ज़ात दूसरों के लिए वक्फ हो जाए। बहुत शायराना बातें करते हो, इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे, जिसके लिए तुमने अपनी जान की बाजी भी लगा दी? रिश्ता? मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। बाज लोग रिश्तों को बदन पर पहने हुए कपड़ों की तरह समझते हैं, जिन्हें किसी भी वक्त बदन से उतारा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में रिश्ते शरियानों में बहने वाले लहू की तरह होते हैं, जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और जीवन से अलबत्ता ये ताल्लुक कभी दिल से जुड़ा होता है तो कभी रूह से, और इन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता है दोस्ती का।
मेरा और बमला का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। बहुत खूब, इंस्पेक्टर पांडे बोला। काश मैं भी तुम्हारे दोस्तों में से होता। इस देवी को तुम्हारी दोस्ती पर घुमंड करना चाहिए। उसका ख्याल था कि बमला कुछ बोलेगी, लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। हम एक बार फिर गंगोली चौधरी और उसके साथियों के बारे में बातें करने लगे। इंस्पेक्टर पांडे ने उस वक्त ये इंकशाफ किया कि गंगोली चौधरी का एक साथी जख्मी होकर फरार होने में कामयाब हो गया था और हो सकता है उसे दूसरी तरफ किसी बस्ती में पनाह मिल गई हो। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।